नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो प्रश्न लास्ट ईयर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में पूछे गए उनको हम देखते हैं। तो 2023 से लेकर के 2018 तक के सारे पेपर जो भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे गए उनको हम सभी को देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ रिलेवेंट फैक्ट जो कि प्रश्नों से रिलेटेड है तो उनको भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वन बाय वन। 2023 की जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई उसमें प्रश्न कौन कौन से पूछे गए भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दो कथन दिए गए हैं, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। देखिए ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। यहाँ आर्थिक विकास लिखा गया और जनसंख्या वृद्धि लिखा गया और जनसंख्या वृद्धि पर आर्थिक विकास का प्रभाव क्या हो सकता है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर बिल्कुल डायरेक्टली एक इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि जो उपभोग करने वाले लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे, रिसोर्सेज हमारे पास कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ये सही है पहला। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता का प्रकार नहीं है। पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रक्रियात्मक निर्धनता। इसमें से आपको बताना है कि कौन से निर्धनता के प्रकार हैं। तो इसमें से पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक जो निर्धनता है ये जो है निर्धनता के प्रकार हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखिए, निर्धनता का अर्थ निम्नतम आधारभूत जरूरतें हैं। वह स्थिति जब किसी व्यक्ति भोजन, वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो व्यक्ति निर्धन है। तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, तो पहला है पूर्ण या परम निर्धनता, दूसरा है सापेक्ष निर्धनता और तीसरा क्या है, व्यक्तिपरक निर्धनता। तो जो प्रक्रियात्मक निर्धनता है वो निर्धनता का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी। तो ये गुरनार मंडल एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी ये पुस्तक है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए इकोनॉमी में इस तरह से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आप अगर लास्ट ईयर के प्रश्न देखेंगे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं 2023 का, फिर 22 का देखते चलेंगे, तो इस तरह की जो लास्ट ईयर की जो प्लान्स हैं या योजनाएं हैं उनको शुरू कब किया गया और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको मिस नहीं करनी है। ये समझ लीजिए कि एक या दो प्रश्न इससे निश्चित तौर पर 2024 की परीक्षा में भी आना ही आना है। पहला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ये शुरू हुई कब, 2014 में। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये 2017 में शुरू हुई। श्यामा प्रसाद रूअर्बन मिशन, ये शुरू हुआ 2016 में, 2015 में शुरू नहीं हुआ। सांसद आदर्श ग्राम योजना काफ़ी फेमस है, 2014 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया और दूसरा है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी में 7 इंजनों कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। तो पहला है सड़क, दूसरा है रेल, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा बंदरगाह, तीसरा जनसंचार के जो साधन है, उसके बाद फिर जलमार्ग है, उसके बाद फिर लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो एनआईपी यानी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के जो 7 पार्ट हैं या जो 7 इंजन हैं वो ये हैं, याद रखिएगा। कि संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 सही है। इसका जो शुभारंभ है ये 2002 में नहीं 2021 में किया गया था, ठीक है। सॉरी 2022 यहाँ पे लिखा गया, 2021 में किया गया है। पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ कब हुआ, 2021 में। प्रधानमंत्री गति शक्ति, जिसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में भी जाना जाता है, भारत में विनिर्माण के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने के लिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर की यह एक क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी में 7 इंजन कौन कौन से, पहला सड़क है, दूसरा रेल है, तीसरा एयरपोर्ट है, चौथा बंदरगाह है, पांचवा जो है जनसंचार के साधन है, छठा जलमार्ग है और सातवां है लॉजिस्टिक अवसंरचना, इससे संबंधित है। तो ये आपका क्वेश्चन जो 5 है यहाँ पे इसके ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल दूसरा करेक्ट है। इसका छठा प्रश्न 2023 में जो पूछा गया कि मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया। 2021 में जो मध्याह्न भोजन योजना थी, यानी जिसको मिड डे मील योजना कहते हैं,
उसको पीएम पोषण योजना के नाम पर पुनर्निर्मित किया गया, यानी उसका नाम बदल दिया गया। तो मध्याह्न भोजन योजना को 2021 में पीएम पोषण योजना के रूप में पुनर्निर्मित कर दिया गया। पीएम पोषण योजना का उद्देश्य क्या क्या है, तो भूख और कुपोषण समाप्त करना, हाई स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि और जातियों के बीच सामाजिककरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं की जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना। तो ये जो है मध्याह्न भोजन योजना या पीएम पोषण योजना 2021 में शुरू हुई और ये सारे उसके उद्देश्य हैं। देखिए योजनाओं को जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहला तो उनका क्रियान्वयन कब से हुआ वो आपको याद होना चाहिए और उनका जो उद्देश्य है वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो ये ऐसे प्रश्न नहीं है कि एक बार पूछ लिए गए तो दोबारा नहीं पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा की जाती है। तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई 2020 से 22 से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर 4.1 बिलियन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान प्राप्त नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया असमान रूप से अप्रत्याशित थी। सामाजिक संरक्षण के साथ वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2020 वैश्विक आबादी 46.9% लोगों को ही सुरक्षा का लाभ प्रदान हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। अब इकोनॉमिक क्या प्रोसेस कौन सा नहीं है, तो खेती करना, नौकरी करना, स्वैच्छिक समाज सेवा करना, परिवहन। तो जाहिर सी बात है जो मतलब स्वैच्छिक समाज सेवा ये कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है या कोई आर्थिक क्रिया तो नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो ये 2023 में जो है 8 प्रश्न इससे पूछे गए जो कि मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड थे, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से यहाँ पूछे गए थे। आपने सारे प्रश्न देखे। देखिए ये सेशन इसको करने का सिर्फ इसका ये मतलब होता है, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि जो प्रश्न आए हैं वो रिपीट ही हो जाएंगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन इससे मिलती जुलती चीज़ें आपको ये पता लगेंगी कि हमें किस लेवल की अपनी प्रिपरेशन को करना है। कि 2023 में अगर इतने प्रश्न पूछे गए, इन सारे एरिया को पूछा गया, तो आगे के लिए हमें किस लेवल की अपनी प्रिपरेशन करें कि हम जब परीक्षा में जाएं तो हमको ऐसा ना लगे कि ये प्रश्न तो हमने कभी देखा ही नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद 2022 का देखते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए हमने कहा था आपसे कि 2023 में भी आपको मिला था इस तरह से जो योजनाएं थी उनको प्रारंभ करने के लिए, 2022 में फिर इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो योजना और कार्यक्रम है उनको प्रारंभ वर्ष है कब कब किए गए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, 2005 में। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये तो मतलब आपको मैच करना था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू की गई। स्वर्ण जयंती अगर यहाँ पे शहरी रोजगार योजना आएगा तो वो 1997 उसका डेट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से ये सुमेलित हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो उस योजना का नाम है हरियाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक, इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है। तो लीड बैंकिंग सर्विसेज यानी अग्रणी बैंक योजना, सॉरी स्कीम उसको कहते हैं। तो LBS का मतलब होता है लीड बैंकिंग स्कीम, अग्रणी बैंकिंग योजना है जिसकी शुरुआत 1969 में RBI द्वारा की गई। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है जिसका जिले का लीड बैंक जिले में शाखा व्यवस्था को समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है। लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को बिना बैंक वाले क्षेत्रों तक पहुंचना और आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी भौगोलिक, कृषि, जलवायु, सामाजिक आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे आपको LBS के बारे में यानी लीड बैंक स्कीम्स के बारे में सारी डिटेल पता लग गई और नेक्स्ट टाइम अगर इससे प्रश्न आते हैं तो वो निश्चित तौर पर आप उसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कृषि क्षेत्रों में छूट यानी फॉर्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो पहला दिया गया है, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। दूसरा है, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है, WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। चौथा इसका स्टेटमेंट है, भारत में
सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। देख रहे हैं, ये प्रश्न बिल्कुल यूपीएससी की कैटेगरी का है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप हल्का फुल्का पढ़ के आपका काम चल जाएगा, आपको अच्छी तरीके से एक गुड, यानी आप ये कहिए कि बेहतर एक्सप्लेनेशन, बेहतर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें से 1 और 4 कथन सही है। तो इसमें ये भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। और चौथा है, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? तो वो आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों की बात की गई है। यूएनडीपी ने निर्धनता की मुख्यतः 2 श्रेणियां, पहला कौन सा है? तो आय निर्धनता, यह जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है। दूसरा है मानव निर्धनता, यह मानव के सम्मानपूर्वक जीवन स्तर को जीने के वंचित करने के लिए संबंधित है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, यूएनडीपी के निर्धनता की जो मुख्य 2 श्रेणियां हैं वो आय निर्धनता और मानव निर्धनता। यूएनडीपी ने 1997 में पहली बार आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो वो चार्ल्स बूथ थे। चार्ल्स बूथ एक ब्रिटिश सामाजिक शोधकर्ता और सुधारक थे, जो 19वीं शताब्दी के अंत में लंदन में मजदूर वर्ग के जीवन पर अपने अभिनव परोपकारी अध्ययनों के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण से पता चलता है कि निर्धनता क्या है, एक सामाजिक समस्या है। चार्ल्स बूथ ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने के लिए बहस करने के लिए अपने काम का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने सीमित समाजवाद के रूप में वर्णित किया। कि अभिकथन और कारण से रिलेटेड, तो इसमें अभिकथन दिया गया है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण दिया गया है, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो ये अभिकथन है और कारण है। आपसे पूछा गया है इनमें से क्या सही है या सही किसकी कौन सी व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। इसकी डिटेल को समझते हैं। तो 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, क्योंकि 20वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर हुए तमाम परिवर्तनों के कारण निर्धनता जैसे मुद्दों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस विषय को गति मिली। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2022 में इकोनॉमी से रिलेटेड 7 प्रश्न पूछे गए। अब हम 2021 की जो प्रीलिम्स परीक्षा यूपीपीसीएस की, वहाँ पे देखते हैं कितने प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, और जो प्रश्न पूछे गए उनका एक्सप्लेनेशन क्या है बेहतर। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन और तकनीकी विधि एवं नौकरशाह। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी हमें। यहाँ पे लिखा गया है, जिसके फलस्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं। यहाँ पे आर्थिक विकास के प्रमुख कारक क्या क्या हैं? तो पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक आवश्यक कारक है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। पूंजी उत्पादन का एक मुख्य साधन है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायक होता है। पूंजी साधनों का ऐसा संग्रह है जो किसी नियत काल में भावी आवश्यकताओं, वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि पूंजी निर्माण से आशय देश की वास्तविक पूंजी में होने वाली अभिवृद्धि से है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सही दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपस में एक दूसरे को सुमेलित करने हैं। तो आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुई? 2007 में। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में और प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना 2015 में। ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। ये जो प्रश्न में दिया गया था कि कब उनको कैसे आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिकथन और कारण से रिलेटेड। तो अभिकथन है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो आर ए की सही व्याख्या करता है और ए और आर दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह स्थिति आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। अवरुद्ध मुद्रास्फीति एक ऐसी अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें मुद्रास्फीति धीमी या स्थिर आर्थिक विकास दर और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी दर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है। तो शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला क्या है? एक सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं व सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। आधार वर्ष 2011-12 का है। क्वेश्चन नंबर 6 है। सेंसेक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो वो 30 है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम BSE कहते हैं का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियों की संख्या कितनी है? 30 है, जिससे इसका मापन होता है। विदित है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज की पहुंच 417 शहर तक है। BSE भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। दूसरा जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम NSE कहते हैं। एशिया के सबसे प्राचीन और देश के प्रथम स्टॉक एक्सचेंज को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत स्थायी मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन संस्थापन कार्यालय जारी करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय WPI को जारी करता है। भारत में WPI के आंकड़ों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और फिलीपींस सहित आदि देशों के थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को महंगाई में परिवर्तन के सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक को आधार मानकर महंगाई दर की गणना होती है। तो ये सारे फैक्ट आगे की आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। तो 2021 की परीक्षा में हमने देखा कि 7 प्रश्न इकोनॉमी से पूछे गए। कैसे प्रश्न पूछे गए, किस लेवल के पूछे गए, वो भी हमने देखा। अब हम 2020 में देखते हैं कि 2020 की प्रीलिम्स परीक्षा में UPPCS में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए। पहला है इसमें, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो 2024 तक का है। इसके बाद दूसरा है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, ये तीनों थे। राजनीति और विकास इसमें नहीं था। तो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिन पक्षों पर चर्चा की गई वो कौन कौन से हैं? तो वो जन सामान्य का विस्थापन, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का पुनर्वास, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों पर चर्चा की गई थी जो कि नकारात्मक पक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। SDI मानव विकास से संबंधित 3 पहलुओं कौन कौन से? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन के स्तर पर आधारित एक सूचकांक है, याद रखिएगा। इसमें स्वास्थ्य का आकलन जन्म पर जीवन प्रत्याशा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। इस सूचकांक का उच्चतम मान 1 होता है जबकि न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष इस सूचकांक पर आधारित है जो SDI है वो जारी की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कौशल भारत अभियान से रिलेटेड। कौशल भारत अभियान की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना तथा वर्ष 2022 तक भारत के लगभग 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। उसके बाद ये ऑप्शन सुमेलित करने हैं आपको। तो पीएम जन आरोग्य अभियान 2018 में, पीएम वय वंदना योजना 2017 में, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। ये करेक्टली बिल्कुल मैच है, ये प्रश्न में दिया गया होगा। और एक और देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 9 अगस्त 2016 को शुरू हुई। देखिए इकोनॉमी में इस तरह से आपको एक प्रश्न तो निश्चित तौर पर मिल जाएगा जो कि प्लान से रिलेटेड होगा कि वो शुरू कब किए गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो ये नीति आयोग की प्रमुख पहल है। अटल नवोन्मेष मिशन AIM नीति आयोग की प्रमुख पहल है। नीति आयोग ने अटल नवोन्मेष मिशन का शुभारंभ कब किया? 27 मार्च 2018 को किया। इसका उद्देश्य नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यहाँ सरकार आविष्कार और डिजाइनरों के लिए अपने नए विचारों के साथ अपने डिज़ाइन तैयार उत्पादों को पेश करने का अवसर प्रदान कर रही है। अब इसके दो मुख्य कार्य हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है उद्यमिता संवर्धन और दूसरा है अभिनव पदोन्नति। सरकार स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग के माध्यम से नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। और दूसरा जो इसका उद्देश्य है अभिनव पदोन्नति, सरकार नव प्रवर्तकों के लिए एक मंच प्रदान करेगी जहां नव प्रवर्तक नए अभिनव विचार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पूरक पोषण, टीकाकरण और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ये सम्मिलित है। परिवार नियोजन समन्वित बाल विकास परियोजना में शामिल नहीं है। समन्वित बाल विकास परियोजना या एकीकृत बाल विकास योजना ICDS 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। इसके अंतर्गत पूरक पोषण, टीकाकरण और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि सम्मिलित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में ये योजना शुरू की गई और आंगनबाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदाम के लिए ऋण प्रदान किया गया इसमें। तो यहाँ पे परिवार नियोजन जो है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में हम सारी डिटेल देख लेते हैं, चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो वर्ष 2019 में खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना उन व्यक्तियों के लिए है जिनका, अब कंडीशन क्या क्या है याद रखिएगा, वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। दूसरी चीज़, लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष हो। तीसरी चीज़ है जो 40 लाख से अधिक वार्षिक आय पर व्यापारियों के लिए GSTIN की ज़रूरत है। लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। यह स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन है। इस पेंशन योजना में मासिक योगदान 55 से लेकर 200 रुपये तक का निर्धारित किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी शुरुआत से इस योजना के तहत भावी लाभार्थियों के लिए नामांकन की सुविधा देश भर में रिक्त 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसको जो एक्सप्रेशन है इसको याद रखिएगा, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड। तो इसके संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दूसरा, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होती है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को कैसे ध्यान से थोड़ा पढ़ना होता है। अब यहाँ पे यह योजना प्रति व्यक्ति नहीं, ये प्रति परिवार है। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, तो प्रश्न को पढ़ना, उनको समझना, उसके बाद आंसर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा 60-40 का रेशियो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है यहाँ पे।
आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया और इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 दिसंबर 2018 को देश भर में लागू कर दिया गया। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाना है। इस योजना में होने वाले व्यय को केंद्र और राज्यों की भागीदारी कितनी है? तो वो 60-40 की होगी। यह योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने के हेतु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है और दूसरा इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों एवं विचारों को लाभदायक स्टार्टअप में बदलने के उद्देश्य से निधि कार्यक्रम शुरू किया गया। निधि का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। निधि में 8 घटक होते हैं जो अपने विचार से बाजार चरण तक किसी स्टार्टअप को उसके प्रत्येक चरण में समर्थन करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। निधि के बारे में आपको सारी डिटेल मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 2019 में प्रारंभ किया गया स्वच्छ वायु केंद्र। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP एनकैप भी इसको कहते हैं नाम योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम और उससे कम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करना है। इसके तहत वर्ष 2024 तक हवा में PM 2.5 और PM 10 प्रदूषकों में 30% तक की कमी का लक्ष्य रखा गया है। NCAP के 113 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषित शहरों में 102 शहरों को चुना गया है। इन शहरों का चयन राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के 2011 से 15 तक के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार ने 5 वर्षों के लिए किया है। यह कार्यक्रम देश भर में कई चरणों में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो NCAP के बारे में सारी डिटेल थी, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया किसने? तो ऑस्कर लुईस द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो मानव विज्ञानी ऑस्कर लुईस ने मैक्सिको और प्यूर्टो रिको में गरीब परिवारों का अध्ययन किया और गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया। इनका सिद्धांत बताता है कि गरीबी लोगों के मूल्य या सांस्कृतिक मानदंडों का परिणाम है। एक तरह से यह सुझाव देता है कि जो लोग गरीब हैं उनके पास मुख्य धारा के समाज की तुलना में विभिन्न सांस्कृतिक मूल्य हैं। मूल रूप से सिद्धांत बताता है कि हम कुछ मानदंडों को सीखते हैं जब हम एक ऐसे परिवार में बड़े होते हैं जो गरीब हैं और यह हमारे जीवन के विकल्पों और अवसरों को आकार देता है। तो ऑस्कर लुईस का ये पूरा विचार था गरीबी की संस्कृति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पे पारिवारिक उपभोग जो व्यय है, व्यय के हिसाब से ही गरीबी को आंका जाता है कि क्या गरीब है या नहीं है। इसके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं अब तक के इसमें हुआ क्या क्या है। तो प्रोफेसर लकड़ावाला समिति और प्रोफेसर वाई के अलग की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने निर्धनता रेखा को निर्धारण करने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिदिन कैलोरी युक्त भोजन को आधार माना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी युक्त भोजन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी युक्त भोजन, पूरे देश के लिए 2200 कैलोरी युक्त भोजन को प्राप्त करने के लायक प्रति व्यक्ति औसत उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा मानते हुए सिरगणना विधि यानी काउंटर अनुपात निर्धारण किया गया है। तेंदुलकर समिति तथा रंगराजन समिति ने प्रति व्यक्ति औसत उपभोग व्यय को आधार माना। किसी भी स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को निर्धनता की गणना हेतु स्वीकार नहीं किया गया। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा कि जो पर कैपिटा इनकम है इसको निर्धनता की गणना के लिए मापा मतलब कहीं भी डेटा के रूप में नहीं लिया गया है। तो इस हिसाब से फिर वही बात कि पारिवारिक उपभोग व्यय को सारी चीज़ें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? तो 2010 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया।
मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे वर्ष 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा विकसित किया गया है। इसे प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में जारी किया जाता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारण किया? तो अलग समिति ने। ठीक है, पूरी डिटेल ले लेते हैं। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान की जानकारी के लिए 6 आधिकारिक समितियों का गठन किया गया। कौन कौन सी? तो पहला योजना आयोग कार्य समूह 1962, उसके बाद फिर दूसरा VM दांडेकर और N रथ 1971 में, अलग समिति 1979 में, लकड़ावाला समिति 1993 में, तेंदुलकर कमेटी 2009 में और रंगराजन समिति 2014 में। ये डेटा बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार मैच करने के लिए पूछा गया है, आ सकता है। उल्लेखनीय है कि मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया? तो वो अलग कमेटी ने किया 1979 में। क्वेश्चन नंबर 16 कथन और कारण के प्रश्न हैं। तो राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया और कारण है NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान कराना है। तो ये गलत है, 2020-30 के लिए नहीं किया गया, बाकी जो R है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो रॉबर्ट E पार्क ने किया। डिटेल देखते हैं। तो सर्वप्रथम मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन रॉबर्ट E पार्क एक अमेरिकी समाजशास्त्री द्वारा किया गया। रॉबर्ट पार्क को समाजशास्त्र का प्रभावशाली यानी प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्र में विचारक माना जाता है। पार्क ने समाजशास्त्र को एक निष्क्रिय दार्शनिक अनुशासन में बदलकर मानव व्यवहार के अध्ययन में निहित एक सक्रिय अनुशासन में बदल दिया। इन्होंने शहरी समुदायों, नस्ल संबंधों और अनुभव के आधार पर अनुसंधान विधियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पार्क मानव पारिस्थितिकी, नस्ल संबंधों, मानव प्रवास, सांस्कृतिक आत्मसात, सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक अव्यवस्था में अपने कार्यों के लिए विख्यात हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। तो मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो रॉबर्ट E पार्क ने दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये घटनाओं का कालक्रमानुसार देखना है आपको। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में हुआ। और फिर जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उनकी स्थापना 75 में हुई यानी 1975 में हुई। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर सकते हैं कि कौन पहले आया, कौन सबसे बाद में आया। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। क्यों किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था क्योंकि गांधी जी औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। गांधी जी कुटीर और ग्रामीण उद्योग का समर्थन करने के साथ साथ ग्राम की अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई, उन्होंने मतलब ग्राम को अर्थव्यवस्था की एक आधारभूत इकाई माना। इन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रम आधारित उद्यमों को अधिक महत्व दिया क्योंकि इसके माध्यम से अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई जहां के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादन से पूरी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये मॉरिस टी मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया। इन्होंने भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है तो 3 आधार दिए। आप आधार याद रखिएगा, बिंदु जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, ये 3 को मिलाकर ये तैयार किया जाता है क्या? PQLI। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन और कारण के प्रश्न हैं ये। तो हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है और दूसरा है कारण इसका पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई। तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर कथन और कारण के प्रश्न हैं। तो कथन है, मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। तो यहाँ भी दोनों आपस में एक्सप्लेन सही करते हैं और एक दूसरा सही है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है सही कौन सा है? तो सार्वजनिक
उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो ये चारों ही सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्न कथन सही हैं। पहला, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और चौथा, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो वो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है। NSAP की शुरुआत कब हुई? तो वो 15 अगस्त 1995 को हुई। इसके अंतर्गत 5 उप कार्यक्रम हैं। तो पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है, इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया, यानी DBT माना गया? तो उसको पहल है। ठीक है, पहल प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया। वर्ष 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई। पहल योजना का पूरा नाम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है। 15 नवंबर 2014 को देश के 54 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। 8वां प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित क्या क्या है? तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। तो ये तीनों से हमने ऊपर भी देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उनको सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। यह समीक्षा वर्ष के पूर्व के 365 दिन में किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के 183 दिनों तक कोई कार्य नहीं करता है तो उसे सामान्य स्थिति में बेरोजगारी कहते हैं। सामान्य बेरोजगारी दर क्रमिक बेरोजगारी दर को प्रदर्शित करती है। वो सभी व्यक्ति जो सामान्य रूप से बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और ये तीनों ही कथन सही हैं। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना और 18 वर्ष की आयु से अधिक सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य देश की जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना था। इस अधिनियम में जो प्रावधान है वो हम देखते हैं। तो पहला है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या यानी कुल आबादी का 67% को कवर करेगा। दूसरा, महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। तीसरी बात है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला क्या होगी? परिवार की मुखिया होगी। और चौथी चीज़ कि पात्र परिवारों को 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये किलो की सब्सिडीकृत कीमत पर उपलब्ध क्या होगा? चावल, गेहूं और मोटे अनाज को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह से उपलब्ध कराया जाएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना आपको। तो नायक कमेटी जो बनी 1991 में, आबिद हुसैन कमेटी 1995 में, SS कोहली कमेटी बनी 2000 में और करवे कमेटी बनी 1995 में, 55 में। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको मिला सकते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में डिपेंडेंसी रेशियो यानी निर्धनता अनुपात घट रहा है, क्योंकि तो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, इसी वजह से ये घट रहा है। निर्भरता अनुपात से तात्पर्य उस अनुपात से है जो 0 से 14 तथा 65 वर्ष से ऊपर आयु की जनसंख्या और 15 से 64 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या के बीच को क्या कहते हैं? इनके योग के बराबर है। तो इसी को हम निर्भरता अनुपात कहते हैं। वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्यकारी लोगों की जनसंख्या के अनुपात उन पर निर्भर लोगों की संख्या में कमी आई है। 14 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या को निर्भर जनसंख्या कहा जाता है। इस निर्भर जनसंख्या को वर्ष 2025 तक कमी होगी, तत्पश्चात 2040 तक यह जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो आप ये डेटा याद रखिएगा कि अगर वर्किंग पॉपुलेशन की बात होगी तो वो कितना होगा? वो 15 से 64 होगा। कई बार पहले 15 से 59 माना जाता था, तो इसको ये नहीं होगा, वो 15 से 64 होगा, जिसको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। और डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन हो तो 0 से 14 साल और 65 साल से ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी का पर स्वामित्व की घोषणा, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। भूमि सुधार मानव और भूमि के बीच संबंध का योजनाबद्ध एवं संस्थागत पुनर्गठन है, जिसका अभिप्राय पुनर्वितरण से है। इसके अंतर्गत भू स्वामित्व संचालन, पट्टा बिक्री और उत्तराधिकार विनियमन शामिल है। मध्यस्थों का उन्मूलन स्वतंत्रता पूर्व की भू राजस्व प्रणाली में भू कर संग्रह को हटाने के लिए किया गया। पट्टेदारी सुधार के निम्न उपाय हैं, तो लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 14 है, CSR के बारे में, यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया और इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। कैसे, हम देखते हैं। CSR एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय निजी व्यवसाय स्वनियमन है, जिसका उद्देश्य सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार करना, अर्थात नैतिक रूप से उन्मुख प्रथाओं का समर्थन करके एक परोपकारी प्रकृति के सामाजिक कार्यों में योगदान करना है। किसी कंपनी या उपक्रम का संचालन कंपनी के शेयर धारकों, कंपनी या कंपनी के उपभोक्ताओं के हितों में निहित होना चाहिए। कंपनी अधिनियम कब बना? 2013 में भारत में CSR को अनिवार्य बनाया, वहाँ पे 2014 लिखा था। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों ने अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों में खर्च किया जाएगा, वहाँ पे 1% लिखा था। कंपनी अधिनियम की धारा 135 कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में गतिविधियों से संबंधित है। तो ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, तो ये कार्यक्रम और उनके प्रारंभ का वर्ष। आप देख रहे हैं कि हर साल इस तरह से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। तो ये 2019 का जो पेपर था उसमें 15 प्रश्न पूछे गए इकोनॉमी से। अब हम 2018 का देखते हैं कि इससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों की योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि टाइम पीरियड रहा 2012 से 17 के। तो 2012 से 17 के बीच में ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, धारणीय एवं समावेशी विकास। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में विकास की दर 4% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया तथा सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि और विनिर्माण समृद्धि में 10% का लक्ष्य रखा गया। जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धि। 10वीं का उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। 11वीं का उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो ये सारे याद रखिएगा, हो सकता है मैच करने के लिए पूछ ही लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो वो संपोषणीय विकास। वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ब्रटलैंड कमीशन द्वारा संपोषणीय विकास की संकल्पना आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया। संपोषणीय विकास से पर्यावरण का निम्नीकरण किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। संपोषणीय विकास से प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की क्षमता प्रकृति में सुरक्षित रहती है। इस विकास प्रक्रिया से पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय विकास के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास का भी अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसके द्वारा SDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो UNDP के द्वारा विकसित किया गया। तो UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक को सर्वप्रथम विकसित किया गया और मानव विकास सूचकांक को वर्ष 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन है। वैश्विक गाँव की संकल्पना का विकास आधारित है, तो परिवहन एवं संचार का विकास। वैश्विक गांव की संकल्पना परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। मैक्लुहान ने वैश्विक गांव की भविष्यवाणी की थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर और संचार क्षेत्र में अनवरत हो रहे विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति, साधन एवं संसाधन की त्वरित पहुंच विश्व के प्रत्येक कोने में बहुत आसान हो गई, यानी संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव में तब्दील होता जा रहा है। इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बुद्धिजीवियों ने वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग करता है, पहले वही काम योजना आयोग करता था। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग, अब नीति आयोग करता है। वर्ष 1970 में गरीबी रेखा का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया गया था, जिसमें ग्रामीणों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी न्यूनतम उपभोग की ये बात हो रही है,
योजना आयोग यानी नीति आयोग हर वर्ष के लिए समय समय पर गरीबी रेखा के अनुपात का सर्वेक्षण करता है। इस कार्यान्वयन सांख्यिकी एवं कार्यालय मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO बड़े पैमाने पर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय में विषमता। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लिए लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात किया जाता है। लॉरेंज वक्र को वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा विकसित किया गया। इन्हीं के नाम पर लॉरेंज वक्र का नाम दिया गया। लॉरेंज वक्र को पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहा जाता है। लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के नज़दीक होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ठीक है, यह एक संचयी प्रतिशत वक्र है। लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा के पास होने से अपकिरण की मात्रा कम होगी, अर्थात वितरण में असमानताएं कम होंगी तथा दूर होने पर असमानताएं अधिक होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग के प्रथम केंद्र सरकार के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को, और पनगड़िया जी को पहला उपाध्यक्ष बनाया गया नीति आयोग का। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी को बनाया गया है। नीति आयोग क्या है? एक संविधानेतर संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये एक मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना है। भारत में नगरीय क्षेत्र में BPL परिवार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? तो वो हाशिम कमेटी। कई बार पूछा गया ये प्रश्न। भारत में नगरीय क्षेत्र में BPL परिवारों की पहचान के लिए प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में हाशिम समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ने उन मानदंडों को निर्धारित किया जिनके द्वारा शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लिए पहचाना जाता था। सरकार औपचारिक रूप से इस रिपोर्ट को अपनाए जाने में विफल रही। इसने राज्यों को NFSA के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड तय करने की अनुमति दी, और केंद्र द्वारा सब्सिडी प्रदान करने वाले नंबरों पर एक कृत्रिम चिन्ह लगाने के नियम को जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो वो मनरेगा है, आप सभी जानते हैं। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 दिसंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। प्रारंभ में इस योजना को नरेगा कहा जाता था, बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्कों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो इनकम टैक्स यानी आयकर से रिलेटेड है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने का एक उत्तम प्रयास है। प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है। इस कर कोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संबंधित कानूनों में संशोधन और समेकन करते हुए आसान किए जाने का प्रावधान है। इस कोड में दूरगामी परिवर्तनों और करदाताओं के लिए व्यापक राहत प्रस्तावित है। इसमें स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहन देने और करदाताओं एवं कर संग्राहक के बीच मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए एक नई अवधारणा का प्रस्ताव भी किया गया है। प्रत्यक्ष कर कोड को विकसित करने वाले कार्यबल का गठन नवंबर 2017 में मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स किससे रिलेटेड है? तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC सूचकांक अर्थशास्त्री जया द्रेंजे, रितिका खेड़ा और सुधा नारायणन द्वारा विकसित किया गया। यह सूचकांक शिशुओं और बालकों से संबंधित है। इस सूचकांक का पूर्ण रूप क्या है? तो अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स ABC। इस सूचकांक में 4 संकेतकों के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है: उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और शिक्षा। ये ABC इंडेक्स के 4 पिलर हैं। तो ये 2018 में जो प्रश्न पूछे गए 11 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो अभी तक आपने ये देखा कि 2023 से लेकर के और 2018 तक जो इकोनॉमी के प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, वो किस टाइप के प्रश्न पूछे गए और कितने नंबर ऑफ प्रश्न पूछे गए। तो इस हिसाब से चीज़ों को आप प्रिपेयर करिए, चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इकोनॉमी से जो कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आर्थिक नियोजन, तो भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में अर्थव्यवस्था एक स्वरूप तो उसका मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब दोनों आपस में रहेंगे वो।
भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतु मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सांविधिक संस्था योजना आयोग का गठन किया गया। उसके बाद फिर नीति आयोग बनाया गया। भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू करने हेतु योजना आयोग के साथ साथ 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद हेतु सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय योजना आयोग को मजबूत बनाने हेतु भारत सरकार ने सन 1965 में राष्ट्रीय योजना परिषद का गठन किया। भारत में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। मानव विकास सूचकांक के बारे में डिटेल देख लेते हैं, जो कंसेप्चुअल फैक्ट हैं। तो मानव विकास सूचकांक का उल्लेख 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास से जुड़े महबूबुल हक ने किया। मानव विकास सूचकांक 3 सूचकांकों, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और घरेलू उत्पाद सूचकांक का औसत होता है। निर्धनता का कारण क्या क्या है, हम देख लेते हैं इसको। तो राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, जनसंख्या का अधिक दबाव, मुद्रास्फीति का जाल, चिरकालिक बेरोजगारी और एवं अल्प रोजगार, पूंजी की अपर्याप्तता, पुरातन सामाजिक संस्थाएं और आधारित संरचना का अभाव, तो ये निर्धनता के कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन, विश्व बैंक का वाशिंगटन, विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा, आसियान का जकार्ता, एशियाई विकास बैंक का मनीला, बिम्स्टेक का मनीला और अंकटाड का जेनेवा। याद रखिएगा, कई बार छोटे छोटे प्रश्न हैं, मैचअप करने के लिए आ जाते हैं। प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम हैं, कब शुरू हुए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री जीवन योजना ये 28 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना 31 मई 2019, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, अटल भाषांतर योजना दिसंबर 2018, राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017, संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं 11 अक्टूबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, साथी पहल को शुरू किया गया 24 अक्टूबर 2017 को। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कर सुधार समितियां हैं। तो वाचू समिति जो है ये प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड, LK झा कमेटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर से, राजा चिलैया कमेटी कर सुधार से, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है, पार्थ सारथी सोम समिति ये कर नीति से है, YV रेड्डी समिति आयकर छूट की समीक्षा, भूरेलाल कमेटी जो है वो मोटर वाहन करों में वृद्धि से रिलेटेड है, केलकर कमेटी जो है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से रिलेटेड है। नाबार्ड के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो नाबार्ड हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को की गई। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक कौन है, तो गोविंद राजुर चिंताला। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम क्या है, तो अनौपचारिक ऋण प्रणाली के लचीलेपन, सुग्राहिता, अनुक्रियाशीलता जैसे गुणों को औपचारिक ऋण संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं और वित्तीय संसाधनों के साथ संयोजित करने और ऋण वितरण प्रणाली में सकारात्मक नवीनताएं लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने फरवरी 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट परियोजना शुरू की थी। ठीक है, जिसमें सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल कर लिया गया। इस जुड़ाव का उद्देश्य औपचारिक और अनौपचारिक ऋण प्रणाली के अच्छे गुणों को समायोजित करना था। उसके बाद फिर जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं तो इनकी स्थापना नरसिंहन कमेटी 1975 में जो थी उसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी, याद रखिएगा। आधार 26 सितंबर 1975 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत 1975 में की गई। ये सारे ही फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर उनका विकास करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कलाकारों और छोटे उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग प्रदान करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के सहयोग से किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन कौन करता है, तो वो नाबार्ड द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिर प्रमुख आर्थिक समितियां हैं और उनसे रिलेटेड वो किस एरिया में काम कर रही हैं। तो किरीट पारेख कमेटी ये पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निर्धारण से हैं। सुरेश तेंदुलकर जो कमेटी है तो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए। उसके बाद अभिजीत सेन जो समिति है तो कृषिगत वस्तुओं के वायदा कारोबार हेतु। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। रंग राजन समिति तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बचत एवं निवेश का आकलन करने हेतु। नरसिम्हन समिति तो बैंकिंग क्षेत्र में
सुधार हेतु। वी के चतुर्वेदी समिति, तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु। डी सुब्बाराव समिति, तो मौद्रिक नीति पर सलाह हेतु। सुब्रमण्यम समिति, तो शैक्षणिक संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु। राजा चेलैया समिति, तो कर सुधार हेतु है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि परीक्षाओं में लास्ट ईयर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। तो सारी जो इकॉनमी का 2023 से लेकर के 2018 तक के जो प्रश्न आए वो सारे हमने डिस्कस किए और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो बार बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं उनको भी हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट का आएगा वो होगा और पॉलिटी का है, फिर मिडिवल नहीं हुआ है और मॉडर्न नहीं हुआ है, जियोग्राफी के दोनों पढ़े हुए हैं। तो वो भी हम 1 बाय 1 ये 5 साल का जितना भी पेपर है लास्ट ईयर का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का उसको 1 बाय 1 सारा डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।